अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं राशिद सैमुअल गिल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कासिम मेडिकल जोन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन FBS, RBS एंड HbA1c। HbA1c हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट है। ठीक है जी, हम आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में डिफरेंस के बारे में कोरिलेट करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है पेशेंट की को ट्रीट करने में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो है फास्टिंग ब्लड शुगर। अब फास्टिंग ब्लड शुगर जो है इनिशियल स्टेज पे हम फास्टिंग या रैंडम ब्लड शुगर करवाते हैं। उसमें ये होता है कि फास्टिंग ब्लड शुगर करवाने के लिए हमारा एटलीस्ट 8 से 10 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए ताकि हमें प्रॉपर हमारा जो रिजल्ट है वो मिल सके। उसके बाद आपने पेशेंट को हम लोग एडवाइस करते हैं कि जी आपने नाश्ता करने के ठीक 2 घंटे बाद आके दोबारा हमारे पास आना है और अपनी शुगर को दोबारा से सैंपल देना है और शुगर को परफॉर्म करना है। अब इसमें ये होता है कि जब इनिशियल स्टेज होती है उसमें हम सॉर्ट आउट ये करते हैं कि क्या शुगर पेशेंट जो है वो डायबिटिक है या नहीं है। अब फास्टिंग शुगर की जो नॉर्मल वैल्यूज हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे तो 125 तक कंसिडर की जाती हैं, मतलब फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो है वो हम 60 to 110 तक उसको कंसिडर करते हैं नॉर्मल वैल्यू। अब फास्टिंग हमारी जो है वो 110 से नीचे नीचे होनी चाहिए, तो उसको हम कंसिडर करते हैं कि ये पेशेंट जो है इसकी शुगर नॉर्मल है। और जो रैंडम शुगर है आफ्टर मील 2 आवर्स, वो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पे अब जो इंटरनेशनल लेवल पे आ रही हैं वहाँ पे 180 तक कंसिडर किया जाता है कि नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में वो भी 70 to 140 mg मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है उसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अब ये तो हो गई हमारी जो फास्टिंग ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर की जो है मतलब जो उसकी एवेल्यूएशन है कि उसमें हम ये देखते हैं कि आया हमारे पास जो पेशेंट आया है उसकी शुगर उसको है या नहीं है। अब क्या होता है कि आगे आ जाती है बारी HbA1c की। हीमोग्लोबिन, जैसे कि आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन रेड सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है और ये एक बजाते खुद एक प्रोटीन है। अब इसी का ही आगे जो है शुगर की हमने 90 to 120 डेज की जो है रेशियो देखनी होती है कि उसमें पेशेंट ने क्या परहेज किया है या जो भी डॉक्टर ने उसकी ट्रीटमेंट की है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। अब क्या होता है कि एक और चीज़ है जो सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, उसमें ये था कि जब पेशेंट फास्टिंग या रैंडम शुगर करवाता है तो अब मेडिकेशन ले रहा होता है तो उसमें मोस्टली पेशेंट की जो है अपना शुगर वैल्यू नॉर्मल आ जाती है। अब पेशेंट डायबिटीज होता है लेकिन उसकी वैल्यूज नॉर्मल आ रही होती हैं तो वो बड़ा रिलैक्स होकर बदपरहेजी भी करता है। तो उसके लिए फिर ये होता है कि डॉक्टर जो है उसको एडवाइस करते हैं कि जी आप अपना हीमोग्लोबिन A1c करवाएं, मतलब HbA1c करवाएं। अब हीमोग्लोबिन बताते खुद एक प्रोटीन है, उसके अंदर RBCs के अंदर क्योंकि ये डिपेंड करता है उसमें प्रोटीन्स होती हैं। इसी तरह से ही जो प्रोटीन ग्लाइकोटिन प्रोटीन है वो हमें जब पैच होती है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ तो उसकी वजह से एक किस्म का ऊपर जंग लग जाता है। जैसे लोहे की एक कोई चीज़ है उसको पानी में रखें तो वो जंग आलूदा हो जाती है, इसी तरह से ये ग्लाइकोटिन जो है प्रोटीन ये भी हमारे साथ यही सलूक करती है। तो इस वजह से डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप हीमोग्लोबिन A1c HbA1c को परफॉर्म करवाएं। तो उसमें एक और चीज़ होती है कि अब हीमोग्लोबिन जो है HbA1c है इसका स्टार्टअप हुआ बेसिकली 1956 में। 1956 में इसका जो है इसको ग्लाइकोटिन को और बाकी प्रोटीन्स को सेपरेट किया गया। ये एक थे जो मतलब उस वक्त स्टार्टिंग के जो थे जिन्होंने ये इसको सॉर्ट आउट किया था, इस प्रोटीन को सेपरेट किया था 1955 में, वो थे हमारे साइंसदान थे जिनका नाम हुसमैन एंड मेरिंग था।
उन्होंने इसको सॉर्ट आउट किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसको 1958 में जो है ना वो कंफर्म किया कि ये एक अलग से प्रोटीन है ग्लाइकोटीन, जिसको हम शुगर के पेशेंट्स को जो है सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको क्लैरिफाई करने के लिए इसको हम सेपरेट करके तो इसको टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। एज इट इज फर्स्ट टाइम जब इसको किया गया तो वो भी क्योंकि प्रोसेस लंबा होता है तो उसमें इन्होंने क्या किया कि उसके बाद एक और साइंसदान थे जिन्होंने इसको मतलब किया अपना क्रोमेटोग्राफिक कॉलम के जरिए जो है ना इसको सॉर्ट आउट किया इन 1968। जो ग्लाइकोप्रोटीन फर्स्ट टाइम जो कैरेक्टराइज्ड हुई वो थे बोक्चेन एंड गॉलप, दो साइंसदान थे। उन्होंने इसको जो है फाइनल अपना इस को जो है ना इस प्रोटीन को सेपरेट किया और इसको फर्स्ट टाइम जो है इसको क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के अकॉर्डिंग जो है कॉलम के अकॉर्डिंग इसको सेपरेट किया गया हीमोग्लोबिन के साथ। फिर उसके बाद 1969 में एक साइंसदान थे सैमुअल रहबर्ट जो कि अमेरिकन थे लेकिन वो ज्यूज थे। उन्होंने इसको फाइनली जो है ना जो है इसको प्रोटीन को फाइनल किया और इसको प्रोटीन को फाइनल करने के बाद 1980s में जो है इसको कैरेक्टराइज किया गया हॉस्पिटल्स में कि शुगर के लेवल के साथ इसको जो है ना कोरिलेट किया गया। तो HbA1c बेसिकली हमारा जो है इसकी ये थी तारीख थी जो कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, कब हुआ, किस सन में हुआ, तो ये थी इसकी सारी डेफिनेशन। अब क्या होता है कि हम लोग शुगर को बड़ा नॉर्मल ले लेते हैं, जी हम मेडिसिन खा रहे हैं, हमारी शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल आ रहा है, लेकिन HbA1c क्योंकि एक वो पैच है, ग्लाइकोटीन जो प्रोटीन है वो एक पैच है, वो हमारे आरबीसीज के साथ पैच हो जाता है और जब तक वो पैच रहता है, अब हमारे जो बेसिकली आरबीसीज का लाइफ साइकिल है वो है 90 डेज टू 120 डेज और इन्हीं दिनों के इस पीरियड साइकिल पीरियड में इसने 120 डेज के आफ्टर 120 डेज इसने डिस्ट्रॉय हो जाना होता है, तभी ये जो ग्लाइकोटीन प्रोटीन है ये डिस्ट्रॉय होती है और फिर नए सेल जनरेट होते हैं। तो उसके साथ फिर अगर मतलब वो साथ साथ चलती रहती है ये रूटीन। तो इसलिए डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि जी आप HbA1c करवाएं ताकि उनको पता चल सके जो मेडिकेशन हम दे रहे हैं उसमें 3 मंथ्स के अंदर या 4 मंथ्स के अंदर पेशेंट के ऊपर क्या असरात हुए हैं इसके, ताकि उनका कंटिन्यू जो है प्रॉपर तौर पर उनकी शुगर को कंट्रोल किया जाए। अब एक बात और चीज आ जाती है कि हाई ग्रेड जब शुगर होती है तो नॉन कंट्रोलेबल होती है, उस वक्त होती है जब कोई भी पेशेंट अब किडनी फेलियर में चला गया है तो उसका लेवल जो है ना उसको ज़रा कंट्रोल होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपकी शुगर लेवल जो है वो आपके बहुत सारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनके ऊपर ये असरअंदाज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आइज़ के ऊपर आपके असरअंदाज होती है, आपकी बिनाई को कम करती है। दूसरे नंबर पे आपके कार्डिक प्रॉब्लम्स में ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, रीनल फेलियर्स में आपको लेके जाती है, लंग्स का प्रॉब्लम है उसमें भी शुगर जो है ना कहीं इफेक्टिव मतलब अपना किरदार अदा करती है कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सके। इसलिए शुगर को आप ये मत कंसिडर करें कि ये बहुत कोई नॉर्मल सी चीज़ है, ये आपकी बॉडी के लिए और आपके जो हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब क्या होता है कि जब शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसमें आपका जो है सारा वेट लूज होता है, इसको भी आपने देखना है। फिर उसके बाद आपको इसके जो साइन सिम्टम्स हैं, कुछ लोगों के साइन सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, कुछ के डिफरेंट्स होते हैं, तो इसलिए आपने इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। तो ये चीज़ें हैं जो आपके गोशगुजार की हैं हमने आज की अपनी वीडियो में। होपफुली आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर और HbA1c में हमारा ये छोटा सा लेक्चर पसंद आएगा, समझ में आया होगा। तो आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर गाइडलाइन दें कि ताकि हम आपके लिए और मज़ीद बेहतर से बेहतर जो है हम अपनी वीडियोज़ आपको शेयर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।